हेलो। और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मैं हूँ गौरव गर्ग और आज मैं फिर अकेला हूँ। और बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा, और फ्रेमिंग से कि ये दूसरी जगह है। तो हाँ, अब मैं बड़ौदा नहीं हूँ, अब मैं कहीं और आ गया हूँ। तो अभी बड़ा मेक शिफ्ट सा सेटअप है आज की रिकॉर्डिंग के लिए, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। क्वालिटी में पूरी कोशिश रहेगी, कोई कसर ना रहे। तो आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, आज का एपिसोड तो किताब पे चर्चा है, पर जिस कैरेक्टर एक तरह से कह लीजिए जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, वो बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। और वो कैरेक्टर ओरिजिनेटेड है तुर्की या सेंट्रल एशिया में, मतलब जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं कुछ लोग, वहाँ का कैरेक्टर है वो। तुर्की और ईरान, इस रीजन में, कुर्दिस्तान, इस रीजन में उस कैरेक्टर का ज़्यादा चलन है, ज़्यादा मान्यता है। और इस कैरेक्टर के ऊपर इंडिया में एक टीवी शो भी बना है, डीडी नेशनल का, 90s में, शायद 90s उससे भी पहले या फिर 90s में भी अगर माने तो। और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर की जो मेरी समझ थी पहले, वो कुछ इस प्रकार थी कि ये कोई शेख चिल्ली टाइप का कैरेक्टर है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा भाला है कि वो तो पूरी अर्थ का एक चक्कर काट देता है, और मेरे पास इतनी बड़ी तोप है कि यहाँ से चलाऊंगा तो लंदन जाके गिरेगी। ऐसी सब बातें करता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और पढ़ा और मैंने ये किताब पढ़ी, तो मुझे समझ आया कि ये वो नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो शायद तेनालीराम या फिर बीरबल प्रकार के कोई कैरेक्टर, बहुत स्मार्ट है, बहुत कोई जीनियस रखते हैं। मूर्ख नहीं है, बहुत बड़े जीनियस है। शेख चिल्ली को अगर मूर्खता के उसमें रखा जाए कि फेंकने वाला मूर्ख आदमी है, सबको बेवकूफ़ समझता है, फेंकता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो तेनालीराम और बीरबल उसी जगह पे उल्टे हैं बिल्कुल। वो स्मार्ट टाइप के लोग, विटी, क्विक विट कहते हैं शायद जिसे, है ना, हाजिर जवाब प्रकार के हैं। बट ये किताब पढ़ने के बाद, उनके बारे में और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये समझ आया, एक कंक्लूजन पाया मैं कि ये कैरेक्टर दोनों के बीच में कहीं लाया करते हैं। ये एक तरह से शेक्सपियरियन फूल है। जिनको नहीं पता है, शेक्सपियरियन फूल एक तरह का कैरेक्टर होता है। अगर आपने हैमलेट पढ़ा है या हैदर देखी है या हैमलेट देखी है, तो एक कैरेक्टर होता है, मैकबेथ में भी है, जो फूल है, क्लाउन है, लोग उसे पागल समझ रहे हैं, और वो किंग को उंगली करके, हाथ करके उसकी तरफ उसे कह रहे हैं कि नहीं जी, तेरी बात ये गलत है। अगर आपने हैदर देखी है तो उसमें वो बहुत हैदर की ही एक स्पीच है ना, चौक में, हाँ, चौक में, कश्मीर में, श्रीनगर में कहीं पे, तो वो कहते हैं कि आफ्सफा आफ्सफा आफ्सफा, जस्ट लाइक हुत्सफा। ये जो स्पीच है बड़ी फेमस है। तो वो क्या है, वो एक तरह से शेक्सपियरियन फूल है कि देखो, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग हिला हुआ है। जिस तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है कैरेक्टर कि मेरा दिमाग हिला हुआ, मैं तो क्रैक हूँ, मेरी क्यों बात, मेरे बोलने से कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ रहा है किसी को। पर वो एक्चुअली में सोसाइटी का एक बहुत क्रिटिकल क्रिटिक कर रहे हैं, या फिर बड़ी उन आईना दिखा रहे हैं समाज को, राजा को, प्रजा को। तो इस प्रकार का एक कैरेक्टर होता है शेक्सपियरियन फूल। तो शेक्सपियरियन फूल ही हैं एक प्रकार के ये कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। और कैरेक्टर का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। और जो किताब आज मैं रेफ़र करूँगा वो ये है। इस किताब का नाम है द प्लेजेंटरीज ऑफ द इनक्रेडिबल मुल्ला नसरुद्दीन, और ये लिखी है इदरीश शाह ने। आई थिंक सो ये ट्रांसलेशन है या फिर उनका टेक है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों पे। बिकॉज मुल्ला नसरुद्दीन, कुछ लोग मानते हैं कि एक असली कैरेक्टर था, एक असली इंसान था, पर वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जो एक ओपन एपीआई होता है ना, एक ओपन कैरेक्टर होता है, सब लोग अपनी फिल्मों में या चलते फिरते कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहानियों में, संता बनता जैसे कोई भी यूज़ कर लेता है ना, कहीं पे भी उनके बारे में जोक डल जाता है। उस तरीके से हैं शायद मुल्ला नसरुद्दीन। जैसे बीरबल की कहानी है ना, लोग अपनी मनमर्जी से कोई कहानी उठा के बीरबल के नाम पे लिख देते हैं, या फिर गालिब भी हैं इस तरह से। तो शायर की
लोग अपनी घिसी पिटी शायरी उठाते हैं और लिख देते नीचे एंड में मिर्ज़ा गालिब। तो इस तरीके से हो सकता है, पर ये जो कलेक्शन है ये बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से इसमें कुछ एंशिएंट कहानियाँ भी हैं। सो शायद ये ट्रांसलेशन है या फिर उनका कलेक्शन है मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरीज़ का। किताब में ऐसा कुछ क्लियर लिखा नहीं है, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक और बात कही जाती है कि जब भी आप मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर बात करते हो तो आपको 7 कहानियाँ सुनानी ज़रूरी हैं मुल्ला नसरुद्दीन की, और वो इतनी फ़नी होती हैं कि लोग फ़्लो में एक के बाद एक के बाद एक 7 कहानियाँ पढ़ जाते हैं। आज शायद 7 तो ना पढ़ पाऊँ, पर मैं आपको कुछ मेजर कहानियाँ ज़रूर सुनाऊँगा इसमें से, छोटी-छोटी, जो मुझे लगता है कि देखने में तो बड़ी मसखरी हैं, कि बस हास्य हैं कि पढ़ी और हँस ली और घर चले गए, पर शायद उनमें एक गहरी बात हो सकती है जो हम सब देखना नहीं चाहते हैं या हमें दिख नहीं रहा है। या फिर हो सकता है मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें मैंने एक महारत है, मैं अथॉरिटी हूँ, नहीं, मेरा ओपिनियन बिल्कुल गलत हो सकता है। सॉरी फॉर द साउंड बैकग्राउंड में जो अगर आपको आ रहा है बाइक्स का जाने का, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। तो शुरू करते हैं। और ये किताब मैंने खरीदी थी, हमारे रोड साइड एक भैया हैं, मुकेश भैया, जनकपुरी C4 में उनका स्टॉल लगता है बुक का, बड़ा अच्छा कलेक्शन है उनके पास सेकंड हैंड बुक्स का, वहीं से ली थी। बड़े अच्छे वाजिब रेटों में अच्छी किताबें रखते हैं, जाइएगा अगर कभी आपको। तो शुरू करते हैं कुछ कहानियों से, और मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ वही हो जो सरफेस पे है, हो सकता है मैंने कुछ अलग ही सोच लिया हो। आप अपना शेयर कर सकते हैं सुन के, ठीक है। और हर कहानी का एक टाइटल है और छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मतलब 4 लाइन की, 5 लाइन की, मतलब मतलब 1 लाइनर्स, 2 लाइनर्स, इस तरीके के हैं। जो पहली है उसका नाम है द बर्गलर। A thief went into Nasruddin's house and carried away almost all the possessions of the mullah to his own home. Nasruddin had been watching from the street. After a few minutes, Nasruddin took up a blanket, followed him, went into his house, lay down, and pretended to go to sleep. Who are you and what are you doing here? Asked the thief. Well, said the mullah, we were moving houses, were we not? तो ये एक जोक है अच्छा, कि मुल्ला नसरुद्दीन अगर किसी को अपने घर में चोरी करते हुए देखते हैं तो उसको वहाँ पकड़ते नहीं है, उसके पीछे पीछे जाते हैं कंबल ओढ़ के और उसके घर में सो जाते हैं कि अरे हम तो घर बदल रहे, ये मच्छर आ रहा है कैमरे के सामने, सॉरी। हाँ, तो एक तरह से तो ये उनकी स्टूपिडिटी के ऊपर एक जोक है कि देखो किस प्रकार का आदमी मुल्ला नसरुद्दीन, पर एक तरह से देखा जाए तो क्या स्मार्ट आदमी भी तो है, कि क्या फ़ायदा चोर को वहाँ पकड़ के, अब तो चोरी हो गई है तो उसके घर में जाके रह लो, बल्कि मैंने तो रंगे हाथ पकड़ लिया चोर को। या फिर एक और देखा जाए तो ओवर एनालाइज करा जाए तो हो सकता है गलत हो, कि मुल्ला नसरुद्दीन कह रहे हैं कि देखो घर को ईंट पत्थर छत घर नहीं बनाती हैं, घर के अंदर जो सामान है वो घर बनाते हैं, और जब चोर वही सामान, जो यादें हैं, वो जो हमारे जीवन का हिस्सा है वही उठा के ले गया, तो काय का घर बचा, घर तो बचा ही नहीं। सोचने की बात है। या फिर मुल्ला नसरुद्दीन एक तरह से ये भी दिखा रहे हैं कि देखो कि मैं कितना पोलाइट इंसान हूँ, या मैं कितना ह्यूमैनिटेरियन हूँ, कि किसी ने मेरे घर में चोरी करी, मैं उसके घर में जाके सो गया। शायद ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, पर वही तो काम है अच्छे लिटरेचर का ना, कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ओवर एनालाइज कर सके ना, कि शायद एक दिन कुछ लॉजिकल, एक शायद सही तुक बैठेगा चीज़ों का। और सुनाते हैं हम आपको किससे यहाँ से। हाँ, देखो ये बहुत फनी नहीं है एक्चुअली, बहुत स्मार्ट है। अ मैन हु हैड स्टडीड एट, इसका टॉपिक है विच वे राउंड क्वेश्चन मार्क। A man who had studied at many metaphysical schools came to Nasruddin in order to show that he could be accepted for discipleship. He described in details where he had been and what he had studied. I hope that you will accept me, or at least tell me your ideas, he said.
because I have spent so much of my time in studying at these schools. Alas, said Nasruddin, you have studied the teachers and their teachings. What should have happened is that the teachers and the teaching should have studied you. Then we were have had something worthwhile. तो ये एक कमाल, मतलब बड़ा ऑब्वियस बात है शायद देखा जाए तो, पर बड़े अच्छे तरीके से कहा गया है कि तुमने अच्छे स्कूलों देखो जी, इसी तरीके से ना कि स्कूल या फिर जगह मैटर नहीं करती है, इंसान मैटर करता है, उसकी इच्छा मैटर करती है, उसका डिसिप्लिन, उसकी उसका ललकपन मैटर करता है कुछ भी सीखने में। तो ये यही कह रहे हैं ना एक तरह से कि आपने उस स्कूलों में जाके पढ़ लिया, आपने बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ लिया, एजुकेशन ले लिया, एक डिग्री ले लिया, अपने नाम का पर्चा ले लिया, पर आपका वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा? आप क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट भी थे? क्या आपको कुछ सिग्निफिकेंस था वहाँ पे? आपने वहाँ पे क्या करा? आप सिर्फ सीख के बटोर के सब कुछ ले आए तो क्या फ़ायदा आपका? ये तो सबको पता ही है ना, जो टीचिंग्स हैं वो तो सबको पता ही है ना, कोई भी पढ़ के ले आएगा। आपको पास आपके होने का, आपके एग्जिस्टेंस का फ़ायदा क्या है मेरे पास? या तो आपके अंदर कुछ कमाल होता कि यूनिवर्सिटी आपसे 4 चीज़ सीखती, वो स्कूल जहाँ से आप पढ़े हैं वो आपसे 4 चीज़ सीखती कुछ। तो शायद देखा जाए हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम जहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वहाँ पे हमने बहुत कुछ दिया है, हम बहुत त्याग करके बहुत कुछ सिखा के आए हैं, तो शायद इसलिए हमारी एजुकेशन वर्थवाइल थी, इसलिए शायद हमारी एजुकेशन को कुछ फ़ायदा था। कितनी कमाल बात है ना, कितना सिंपल और जोक में इतनी कमाल बात डालना है। पर अगेन हम शायद ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर ये सही भी हो सकता है। ओके, और क्या है? Not worth keeping. Not worth keeping. Seeing something glittering in the gutter, Mullah Nasruddin ran to pick it up. It was a metal mirror. Looking at it closely, he saw his face reflected in it. No wonder it was thrown away. Nothing as ugly this could possibly appeal to anyone. The fault is in me, for I picked it up without reasoning that it must be something unpleasant. तो मुल्ला नसरुद्दीन गटर में कुछ चमकता हुआ देखते हैं, वो कूद जाते हैं उठाने के लिए। तो एक मेटल का शीशा होता है, वो मैं ऑब्वियसली शीशे में आपका चेहरा रिफ्लेक्ट होता है, मुल्ला को अपना चेहरा दिखता है। कहते कह रहे इतनी मनहूस चीज़ थी, अगर मुझे पता होता तो मैं कूदता ही नहीं उठाने के लिए, और बनता है इसका गटर में फेंकना, और काश मुझे पता होता तो मैं इतनी ख़राब चीज़ उठाता ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो ये है कि मुल्ला, अब एक तो सेल्फ डेरोगेटरी ह्यूमर है, इसको मानना पड़ेगा कि मुल्ला कहीं ना कहीं अपने ही मजाक उड़ा रहा है कि देखो भाई मैं इतना ख़राब दिखता हूँ, इतना एवरेज, इतना मीडियोकर दिखता हूँ कि मेरे जैसों का तो बनता ही नहीं है कुछ ऐसा सोसाइटी में रहना, और मैं तो कितना बदसूरत हूँ, सबका मेरे से नफरत करना बनता है। पर वहीं ये दूसरा चीज़ ये भी तो दिखा रहे हैं ना कि कितना लालच एक इंसान में है कि हम नाले में कूदने के लिए तैयार हैं पैसे के लिए। मतलब हम शायद हम बिना सोचे समझे चीज़ों में कूद जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका मॉनेटरी फ़ायदा देख के, कुछ पैसों का फ़ायदा देख के हम वो काम करने लगते हैं। और फिर हमें जब उसमें अपना सेल्फ दिखाई देता है कि देखो मैंने अपना आप को क्या बना लिया, क्योंकि अगेन मुल्ला गटर में कूदे, उनके ऊपर सब काला, वो सब गंदगी लगी होगी गटर की, तो वो गंदगी के साथ अपने आपको चेहरे शीशे में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुल्ला ये भी तो कह रहे हैं ना कि देखो तुम पैसे के लालच में किस किस कामों में उतर जाते हो, क्या क्या करते हो अपने साथ, और जब तुम खुद को सेल्फ को देखते हो, शीशे में सेल्फ को देखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक घिन का भाव ही आता है खुद के प्रति, जो कि हो सकता है सही बात भी है या गलत भी है। कहीं ना कहीं सही लगता है कि होता है कुछ लोगों के साथ कि हम कुछ काम ऐसे करते हैं, जॉब्स ऐसी करते हैं कि हमें उस समय तो लगता है कि नहीं यार ठीक है पैसे आ रहे हैं, पर फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि यार ये मैंने अपने साथ धोखा या छल तो नहीं कर लिया है। तो अगेन ये सोचने की एक अच्छी बात है, और बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे।
नॉट वर्थ कीपिंग। अच्छा, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक और बहुत पॉपुलर बात है कि वो अपने घोड़े पे गधे पे उल्टा बैठते थे। तो उसके ऊपर भी दो कहानियाँ हैं प्रचलित। पहला मानते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे, तो बच्चों ने बच्चे उसको देख के उनकी तरफ भागे और उनका गधा दो लत्ती मार गया और मतलब मुल्ला जी को गिरा दिया। मुल्ला उठते हैं जल्दी जल्दी और अपना उल्टा पैर रखते हैं गधे पे और बैठते हैं और वो उल्टा बैठ जाते हैं गधे पे। तो बच्चे उनसे कहते हैं कि अरे मुल्ला जी आप उल्टा क्यों बैठे हो गधे पे, और हंसने लगते हैं। तो फिर मुल्ला जी कुछ तुर्किश कहावत कहते हैं जो मुझे समझ नहीं आई और चल देते हैं। दूसरा जो तुक है मुल्ला नसरुद्दीन के अपने गधे पे उल्टे बैठने का, ये है कि वो, और भी हैं कहानियाँ, मुझे जो दो पता हैं वो ये है कि मुल्ला जी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे मुल्ला जी को आते देखते हैं गधे पे तो वो भाग जाते हैं। तो मुल्ला जी गधे पे उल्टा बैठ जाते हैं कि अब बच्चे मुझे जाते हुए देखेंगे तो भागेंगे नहीं क्योंकि वो उनकी पीठ देखेंगे। अगेन समझ सक अगेन कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई भी कहानी प्लॉजिबल लगती है, कुछ भी सही हो सकता है। अब आखिरी जो है कहानी, मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी रखते हैं इसे। अच्छा, एक और सेकंड लास्ट इसके, अच्छा एक्चुअली ये पहले करते हैं लास्ट वाली, फिर सेकंड उसको आखिरी रखते हैं। जो सेकंड लास्ट है वो है नसरुद्दीन्स विल। तो विल होती है वसीयत, तो नसरुद्दीन की वसीयत। The law prescribes that my dependents must receive certain fixed proportions of my possessions and money. I have nothing. Let this be divided in accordance with the arithmetical formula of the law. That which is left over is to given to the poor. अगेन इस कहानी में क्या कहानी है कि मुल्ला जी अपनी, नसरुद्दीन जी हैं जो अपनी वसीयत लिखवा रहे हैं मरने से पहले, तो कह रहे हैं कि जो वो जीवित थे, हेल्दी थे, कमा रहे थे, तो जो भी उन पर डिपेंडेंट थे उन सभी के बीच में मुल्ला जी का जितना भी बचा हुआ क्या कहते हैं उसे, उसके लिए शब्द होता है वसीयत कह लीजिए, या फिर जो भी धन है, जो भी है पोजेशन प्रॉपर्टी है उनकी, उन पे जो भी लोग डिपेंडेंट थे, बच्चा बीवी, उन पर डिवाइड कर दिया जाए। पर मुल्ला जी कह रहे हैं कि भैया मेरे पे तो कुछ था ही नहीं, तो क्या डिवाइड करोगे? तो एक काम करो, जो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको अर्थमेटिकली, फॉर्मूले से मैथमेटिकली डिवाइड कर लो और जो बच जाए थोड़ा बहुत वो गरीबों में बांट दो। इस किताब में आप पढ़ते हैं बार बार कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत सारे काम करते हैं पैसे कमाने के, और पैसा कमाते भी हैं मुल्ला नसरुद्दीन, पर अब फिर भी अपने आखिरी समय में कहने कि मेरे पास कुछ है नहीं बांटने के लिए, तो अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ है तो बांट लो, अर्थमेटिकली कुछ नहीं को बांट लो और बाकी बचे हुए गरीबों को दे दो। तो एक तो शायद ये शरीयत के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना डिसीजन दिया है, ठीक करिएगा मुझे, कि शायद ऐसा होता है इस्लाम में कि एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा गॉड का, एक हिस्सा फैमिली का, ऐसे कुछ करके होता है ना, प्रिस्क्राइब्ड होता है शायद ऐसे इनकम को डिवाइड करना। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली तो इन्होंने डिवाइड करा है फॉर्चून को, फॉर्चून है वो जो शब्द मैं ढूंढ रहा था, तो उन्होंने फॉर्चून को डिवाइड करा है। और वो शायद मनी को, पोजीशन को अपना मान ही नहीं रहे हैं, अपनी कमाई मान ही नहीं रहे हैं जो बांटने लायक है। वो शायद कुछ और चाहते थे, जो ज्ञान शायद, या फिर जो एक एनलाइटनमेंट है, पर वहाँ जाके उन्हें पता चल गया कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो जाएगा, लोगों में बट जाएगा, ये मेरा था, मेरे साथ ही चला जाएगा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आप सबको देने के लिए, और जो इस कुछ नहीं को बांट लो और बाकी जो बचे वो गरीबों को दे दो। तो अगेन कंसिडरेट बिहेवियर मुल्ला जी का कि गरीबों का ध्यान रखा जाए, पर अगेन ओवरथिंक कर रहा हूँ या फिर सही हूँ, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। आखिरी, ट्रुथ, सच। व्हाट इज ट्रुथ? A disciple asked Nasruddin, something which I have never at any time spoken nor shall I. तो एक डिसाइपल, एक स्टूडेंट है मुल्ला नसरुद्दीन के, वो उनसे पूछते हैं कि सत्य क्या है? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि सत्य है जो मैंने कभी बोला नहीं है और किसी भी समय पे ना मैं बोलूँगा। तो अगेन इसका क्या मतलब है यार? तो एक देखा जाए सरफेस पे मतलब ये है कि
मुल्ला नसरुद्दीन कह रहे हैं कि भैया मैं तो बहुत बड़ा झूठा हूँ और मैं तो झूठ ही बोलता हूँ। पर इसका और मतलब क्या निकल सकता है इसमें कि मुल्ला नसरुद्दीन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो सत्य है, जैसे कृष्ण बिहारी नूर जी का शेर है ना कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो शायद जो एब्सोल्यूट है, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है सत्य, वो मैंने कभी कहा ही नहीं। शायद मेरी हर कथन में कोई ना कोई मिलावट है। ये कहना चाहते हैं या फिर अपना ये इंसानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं सत्य मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ सिर्फ। अगेन मैं बस सोच रहा हूँ, आप सबके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ। तो ये कुछ किस्से थे मुल्ला नसरुद्दीन के। इस किताब में 200 से अधिक किस्से हैं मुल्ला नसरुद्दीन के। तो आप सबको अगर फुर्सत हो, पैसे हों, तो आप सब खरीदिएगा और ज़रूर पढ़िएगा द प्रेजेंटरीज ऑफ द इनक्रेडिबल मुल्ला नसरुद्दीन। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी होता है लाइक करें, सब कुछ जो पॉसिबल है सब कर दें। रिपोर्ट ना करिएगा। धन्यवाद, और अगले हफ्ते फिर आएंगे एक और एपिसोड के साथ। और जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि आदित्य भी आए, ज्वाइन करें हमें। मिस कर रहे हैं हम सब यहाँ पे। थैंक यू।